हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इतने टाइम से आप लोगों का प्रीलिम्स कब का हो गया है। अब तो एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स भी खत्म हो गया है, तो सिर्फ आपका पूरा फोकस होगा आपके मेंस एग्जामिनेशन पर। आपने अच्छे से पढ़ाई करी, ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने आपको पहले मेंस के लिए बताई आपने वो सब भी किया। फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जामिनेशन में जाकर अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास राइट डायरेक्शन नहीं है कि आपको मेंस अटेम्प्ट कैसे करना है। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया कि प्रीलिम्स और मेंस में काफ़ी डिफरेंस होता है। मेंस में आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है, बट डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको उन डिफिकल्ट बंच ऑफ क्वेश्चंस में से ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं जो एग्जामिनर ने डिस्गाइज किए होते हैं इन फॉर्म ऑफ डिफिकल्ट वंस, बट वो ईजी होते हैं। आपको वो ढूंढकर वो करने होते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन होता है। जब मेरा पहला मेंस का एग्जामिनेशन था एंड विच आई फेल्ड, विच इट वॉज बिकॉज आई डिड नॉट नो कि कौन से क्वेश्चन करने होते हैं। मैं तो क्वेश्चन नंबर 1 मिला और स्टार्ट कर दिया। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यही गलती करते हैं कि वो पहले क्वेश्चन से ही शुरू कर देते हैं। उनको पता ही नहीं है। एग्जामिनर भी बेवकूफ़ थोड़ी है, उसने भी वही क्वेश्चन सेट किया है। उसने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस रखे हैं आगे और बाकी इजी क्वेश्चंस उसने पीछे रख दिए हैं। अब हम जैसे जो फ्रेशर्स लोग होंगे वो जाएंगे, एक फर्स्ट नंबर से अपने क्वेश्चन बनाने स्टार्ट किए। क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट हैं कि वो बने ही नहीं। पूरे 30-35 मिनट जो भी आपको टाइम मिला था वो वहाँ पर ही खत्म हो गया। लेकिन इजी क्वेश्चंस तो पीछे थे। अब जिन स्टूडेंट्स को ये स्ट्रैटेजी मालूम थी उन्होंने पीछे वाले क्वेश्चंस बनाए, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन लेना इतना मुश्किल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप वीक स्टूडेंट हो इसलिए सिलेक्शन नहीं मिल रहा। इसलिए सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप स्मार्ट स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है। तो वो स्मार्टनेस दिखानी है आपके मेंस में, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है ना, आपके पास स्ट्रैटेजी अप्लाई करने का तरीका होता है, आपके पास स्ट्रैटेजी अप्लाई करने का वे आउट होता है। जबकि प्रीलिम्स में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता है। तो चलो, अभी हम लोग पहले लास्ट 15 डेज जो आपके पास बचे हैं उसमें आपको किस तरह से पढ़ना है एक बार फटाफट 5 मिनट में मैं वो बता देती हूँ, और उसके बाद आपकी मेंस अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बता देते हैं, ताकि आप लोगों के पास सब कुछ क्लियर हो जाए, पूरा विजन कि लास्ट 15 डेज में आपको पाथ क्या फॉलो करना है। तो देखो, अब थोड़ा मैं कंपैरिजन आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे ही आप कोई स्ट्रैटेजी वीडियो डालो या फिर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए वीडियो डालो, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का क्वेश्चन क्या होता है, मैम क्वांट नहीं हो रहा है, क्वांट नहीं हो रहा है, इंग्लिश नहीं हो रहा है, ठीक है, यही यही हो सकता है। अब आप अगर हर सेक्शन में ही वीक हो तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर पर्टिकुलर सेक्शन में वीक हो तो आप बाय नाउ आई एम होपिंग कि आपको पता है कि आपके कितना वेटेज है किस सेक्शन का और कितने नंबर का वो आता है। इंग्लिश आपके 40 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और 40 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन होंगे बट वो 60 मार्क्स का आएगा। और यही क्वांट जो है वो 50 क्वेश्चन होंगे एंड 50 मार्क्स का आएगा, एंड टाइम दोनों में सेम है, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, रीजनिंग में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेम नंबर ऑफ टाइम, लेकिन नंबर ज्यादा है। लेकिन हमारी टेंशन क्या होती है, हमारी टेंशन होती है कि क्वांट नहीं हो रहा, क्वांट नहीं हो रहा। मैंने आपको हमेशा बोला है मेंस में अपनी स्ट्रेंथ्स पर खेलो। आपको पता है आपको क्वांट नहीं होता, छोड़ दो, जाने दो। 50 नंबर कितने बचे, 150 नंबर तो बचे ना 200 में से। उन 150 नंबर में आपने क्या अचीव किया, और अगर उन 150 नंबर में अचीव कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, छोड़ दो 50 नंबरों को। लेकिन अगर किसकी इंग्लिश वीक है तो 160 नंबर में से आपने क्या अचीव किया। तो हम सिर्फ ये बोलते रहते हैं कि हमारा क्वांट वीक है, हमारा इंग्लिश वीक है, लेकिन उस पर काम हम क्या कर रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग जो है ना, एक तरह से अंडरडॉग है, उसको लोग इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो मैक्सिमम आपके जो नंबर्स हैं वो रीजनिंग से आप खींच सकते हो, और कंपैरेटिवली इजी आएगा रीजनिंग। रीजनिंग ऐसा है जो हर कोई बंदा करेगा, लेकिन उसको भी अटेम्प्ट करने की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, विच आई टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। अभी फिलहाल आपको क्या करना चाहिए रीजनिंग में, अभी फिलहाल आपको रीजनिंग में जितना हो सकता है उतनी पजल सॉल्व करो। अंकुश लांबा सर को आप जानते हो, अंकुश लांबा सर का चैनल है बैंकिंग क्रॉनिकल, उनको देखो। उनकी अगर आपको क्लास देखनी है, 12 बजे उनकी क्लास होती है, या तो 12 बजे क्लास देखो, नहीं तो पुरानी जो क्लासेस उनकी पढ़ी हैं, जो मेंस लेवल वाली क्लासेस पढ़ी हैं, उनको उठाओ और उनको देखो मेंस लेवल की क्लासेस को। चाहे न्यू पैटर्न क्वेश्चंस हो, चाहे मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, चाहे फिर आपकी पजल्स हो हाई लेवल की, यहाँ पे लगाओ। और अभी अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करो तो सेक्शनल टेस्ट से और मॉक टेस्ट में अगर आप बाकी कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो इंग्लिश और रीजनिंग तो जरूर ऐसा सेक्शन है जो आपको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, उसके बिना आपको मॉक टेस्ट जो है अपना सबमिट नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को ये भी है कि रोज मेंस का मॉक टेस्ट दें। अगर आप रोज मेंस का मॉक टेस्ट दोगे तो फिर आप अपनी स्टडीज बाकी कैसे करोगे, क्योंकि आपको 2 hours 40 minutes आपका मेंस का मॉक होगा। उस 2 hour 40 minutes के बैठने के लिए आपको इतना खुद को प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो रोज नहीं दो, आप 3 दिन में दे लो। और अगर सेक्शनल टेस्ट हो सकते हैं तो सेक्शनल टेस्ट ज्यादा दो, 3-4 दिन में एक मॉक देना सफिशिएंट है अगर आप मेंस की बात कर रहे हैं।
अब जीए के सेक्शन में आप क्या करोगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि आप मैक्सिमम टाइम जो अलॉट कर रहे हो वो जीए को कर रहे हो। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि मैम कब तक का जीए पढ़ना है। मार्च आपको पूरा कंप्लीट करना है, मार्च 5-6 बार रिवाइज कर लेना, मैक्सिमम क्वेश्चंस मार्च से आएंगे, ठीक है। तो मार्च को जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो कर लो। कुछ सर के कंपाइलेशन वीडियोस देख लो, उनकी क्लास होती है सुबह 8 बजे की, वो तो आपको रेगुलर फॉलो करनी चाहिए। देखो जो रेगुलर वाली चीज़ें हैं ना उसको आपको रेगुलर करना चाहिए। अगर आप पहले से नहीं कर रहे थे तो आप स्टार्ट कर देना। अभी फिलहाल क्या करो, मंथली कंपाइलेशंस जो होते हैं, मंथली पीडीएफ्स होती हैं, उनसे पढ़ो, उनसे ज़्यादा से रिवाइज करो, पूरा मार्च रिवाइज करो, फिर आपका फेब्रवरी रिवाइज करो, जनवरी, इन तीनों मंथ्स को तो बहुत अच्छे से रिवाइज करो, और अप्रैल का कम से कम 7 से 8 तारीख तक का रिवाइज कर लेना। रीजन बीइंग 7 से 8 क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो 5 से 6 तारीख तक की करंट अफेयर्स होती हैं जो टीचर्स जो है 7 से 8 तक पढ़ा रहे होते हैं, तो उनमें से भी बहुत लेटेस्ट 2-2 दिन पहले की जो अपनी करंट अफेयर होती है ना वो देखने को मिल जाती है कई बार, और वो ऐसा है कि एकदम फ्री के नंबर है। तो जब बाकी लोग उन नंबरों को ले रहे हैं तो हमें वो तो नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट जो मुश्किल है वो सबके लिए मुश्किल होगा, लेकिन जो इजी है कम से कम जो सब लोग स्कोर करने वाले हैं वो तो हम लोग स्कोर करें। उस पर अगर हम पीछे रहेंगे तो फिर हम आगे नहीं जा पाएंगे, है ना, वो लीप हमें नहीं मिल पाएगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बैंकिंग अवेयरनेस तो मस्ट है, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस जहां से मिलता है, जिस भी कंपाइलेशन, जिस भी पीडीएफ, जिस भी टीचर का जो मिलता है वो मंथली कंपाइलेशन देखो। क्वांट में आप जितना मैक्सिमम डीआई एंड मिसलेनियस सॉल्व कर सकते हो उतना मिसलेनियस करो एंड डीआई करो। आशीष अरोड़ा सर का स्टडीफाइड चैनल है, 10 AM वहाँ पर क्लास होती है, उनकी पुरानी क्लासेस भी बहुत सारी हैं, उनको देखो। एंड बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोल रहे थे कि मैम आपने मिसलेनियस की बात करिए, क्या पता मिसलेनियस आए ना, क्योंकि प्रीलिम्स में इस बार बहुत कम मिसलेनियस देखने को मिला है। एक बात बताओ मुझे, अगर आपके 2-3 क्वेश्चंस भी आ गए मिसलेनियस के, मान लो 3 नंबर अगर आ गए, तो क्या आप उन 3 नंबरों को छोड़ दोगे? प्रैक्टिस तो करोगे ना। तो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता मेरे एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है, लेकिन अगर मैं पहले से ये सोच के कि प्रीलिम्स में तो आया नहीं, अगर और बहुत कम वेटेज हो गया है तो मेंस में भी नहीं आएगा, तो मैं छोड़ ही देती हूँ, तो वो क्या सही स्ट्रैटेजी है? एक तो मेरा क्वांट, जिनके क्वांट वीक है, एक तो मेरा क्वांट ऑलरेडी वीक है, ऊपर से फिर मैंने ये और स्ट्रैटेजी लगा ली कि अच्छा यहाँ पर ये नहीं आया था तो अभी ये भी नहीं आएगा। ये तो एग्जामिनर को डिसाइड करना है। तो हमारा काम है मेहनत करना, और जो जो चीज़ें हो सकती हैं मैक्सिमम वो चीज़ें तैयार करके सामने बैठना, फिर जो आएगा वो करेंगे और जो नहीं आएगा वो छोड़ देंगे। चलो हम लोग आ जाते हैं अपने मेंस अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पे, कैसे अटेम्प्ट करना है। ये पूरा जो 10 दिन 15 दिन का मैंने आपको बताया है स्केड्यूल, ये एग्जैक्टली ऐसे ही रखना, इन चीज़ों से आपको बहुत फायदा होगा। अब फटाफट मैं आपको बताती हूँ कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। पहले रीजनिंग की बात करते हैं, क्योंकि रीजनिंग हमारा अंडरडॉग है और रीजनिंग हमें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि अननोन टाइप के क्वेश्चंस को अभी हमें टच नहीं करना है। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू नहीं हो जाना है। एक बार फटाफट हम पूरा चक्कर मार कर आएंगे कि एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया, क्या आया है। जो क्वेश्चन हमें ऐसा लगा कि अच्छा ये थोड़ा ना ऐसा लग रहा है, रिजेंबल कर रहा है, उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर लूंगी फटाफट, है ना। वो एक बटन दिया, उसका यूज करना है हमको। मार्क फॉर रिव्यू किया, आगे बढ़ते गए, एक बार पूरा चक्कर लगा लिया। अब ठीक है, अब जो मेरे नोन क्वेश्चन है मुझे उनसे शुरू करना है, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरा जो बोर्ड है, जो मेरे साइड में स्क्रीन है, उस पर मुझे ग्रीन टिक्स लगाने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के मेरे कम से कम 5 से 10 मिनट का ये मेरा होना चाहिए टारगेट, कि मेरे को स्टार्टिंग में अच्छे खासे ग्रीन लगा देना, ताकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ चलो ठीक है, पेपर सॉल्वेबल आया है, मुझे करने वाला है। उसके बाद क्या मैंने लिखा है कि यहाँ पर शॉर्ट पजल्स आती हैं, 2-2 3-3 लाइन्स की सिंपल पजल्स आती हैं। वो 1 लाइनर होंगी या 2 लाइनर होंगी, और उनमें एक ही क्वेश्चन होगा, फॉलोअप क्वेश्चन नहीं होगा। अगर इस तरह की हैं तो उनको थोड़ा सा बचा लो। ऐसा हो सकता है लास्ट में कि आपके पास जब 2-3 मिनट्स बचे हो, तब आपके पास और कुछ करने के लिए नहीं है, तो तब उन पजल्स को करना है, लेकिन उनको मार्क फॉर रिव्यू करके रखो। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट आपका इंपॉर्टेंट होगा लास्ट का, ठीक है। फिर लॉन्ग पजल्स जैसी ही दिखती हैं उनको राम राम करो, उनको नहीं करना है हमें। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम करेंगे एग्जामिनेशन में, उनको नहीं करना है, उनको छोड़ दो साइड में। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि जितने भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, मान लो मशीन इनपुट आउटपुट आता है, आप उसको उठाते हो, बैठते हो कि ठीक है ये शायद मेरे से नहीं बनेगा, लेकिन अगर उसके 2 स्टेप्स भी बन गए तो वो चांस हमें लेना है। 2 स्टेप्स बने मतलब 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे मेरे, तो वो चांस हमें लेना है। और मशीन इनपुट आउटपुट की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने कम से कम 15-20-25 क्वेश्चंस भी कर लेना, तो कहीं ना कहीं एक ना एक 2-3 स्टेप क्लिक हो जाएंगे, और थोड़ा टाइम अगर देते हैं ना उसको अच्छे से, तो वो क्लिक हो जाता है। मुश्किल है पर इम्पॉसिबल तो नहीं है। उसके बाद न्यू पैटर्न अगर कुछ दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है जो पहली बार दिख रहा है, उसको ज़रूर अटेम्प्ट करना है, वो ईजी होगा।
इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ना, इंस्ट्रक्शन में जो लिखा है वही आपको पढ़ना है और उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंस्ट्रक्शन और इंग्लिश में तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि इंस्ट्रक्शन ना पढ़ो, वो इंग्लिश के जब सेक्शन पर आऊंगी तो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आ जाओ अपने क्रिटिकल रीजनिंग के पोर्शन पे। अब मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है कि आप एम के पांडे से क्रिटिकल रीजनिंग करो। मान लो आप लोग कर रहे थे, आप कैट की प्लेलिस्ट भी देख रहे थे, आउट ऑफ रीजनिंग वाले सर को भी देख रहे थे और आपने एक क्रिटिकल रीजनिंग करने का कोशिश की, शुरुआत की। क्रिटिकल रीजनिंग में आपने क्या किया कि क्रिटिकल रीजनिंग आपने पहले से करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, क्रिटिकल रीजनिंग का आप कितने भी अच्छे हो, चांसेस है कि 90% ही सही होगा, 10% हमेशा गलत होने के चांसेस होंगे और हमें 100% एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। तो हमें क्रिटिकल रीजनिंग पे दाव कब लगाना है? जब हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए और सब थोड़े ऐसे लग रहा है कि ठीक है अब हमारे सारे बन चुके हैं, अब इसके बाद हम कुछ नहीं बना सकते, तब आपको क्रिटिकल रीजनिंग करना है। तो एट दी एंड आपको क्रिटिकल रीजनिंग करना है और क्या करना है, शॉर्ट टाइप ऑफ पजल्स जो आती हैं वो करनी है आपको एंड में, क्योंकि वो कम टाइम लेंगी आपका। और अगर मान लो पूरा पेपर ऐसा आया है जो सॉल्वेबल है, जो मेरे 35 मिनट में सारे क्वेश्चंस मेरे सॉल्वेबल टाइप के हैं, मैं वो बना सकती हूँ, तो मुझे क्रिटिकल रीजनिंग पर जाना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को 100% एक्यूरेसी उस टाइम पर एम करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कब क्रिटिकल रीजनिंग करना होता है और कब नहीं करना होता है। कमिंग टू इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश में आपको क्या करना है, सबसे पहले वही नोन टाइप के क्वेश्चंस पहले करने हैं, जो ग्रामर बेस्ड हैं आपके, जो वोकैब बेस्ड हैं, जैसे क्लोज टेस्ट हो गए या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया या फिर कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस आ गए आपके, वो आपको थोड़े पहले करने हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको 3 से 4 आरसीज मिलेंगे। जो भी आपको कोई छोटा आरसी मिलता है उसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर जो भी नॉन पॉलिटिकल आरसी मिलता है, जो भी नॉन साइंस वाला आरसी मिलता है, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि वहां से आपको अच्छे चांसेस हैं कि क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। कुछ आपको ना इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको एट द एंड पे रखना है, उसको आपको अभी सॉल्व नहीं करना है। जो चीज़ आपको आती है और जो चीज़ सही हो सकती है, 100% एक्यूरेसी इज आर एम, एज आई एम सेइंग एवरी टाइम, वही आपको मेंटेन करना है। इन्फेरेंस लास्ट में रख। फिर देखो आपके जो स्कोरिंग वाले टॉपिक्स हैं ना, जिसको आप जब आप मेंस के यहाँ पे मॉक दे रहे हो, तब आपके जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनको वहां पर अटेम्प्ट करो। और आप देखो एक बारी कि पैराजंबल किस तरह का आया है। अगर पैराजंबल इजी आया है एंड सॉल्वेबल आया है, जैसे कि अगर सेंटेंसेस के हिसाब से आता है या एरर डिटेक्शन आई है जो सॉल्वेबल है, तो पहले उनको सॉल्व करो। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में जो आपके टेक्निकल आरसीज थे या फिर पॉलिटिकल आरसीज थे, इस तरह के कोई आरसीज थे, तो उनको लास्ट के लिए रखो और फिर इन्फेरेंस वाले क्वेश्चन को रखो। और बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे थे कि मैम आरसी में कितना टाइम लगाना है। देखो ये डिपेंड करता है आपका कॉम्प्रिहेंशन कैसा है एंड आप कितना जल्दी रीड करते हो। आपकी स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम ले रहे हो। लेकिन अगर एट द एंड आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब ये क्वेश्चन आरसी में मेरे को टाइम नहीं बचा है, मान लीजिए 3 मिनट बचे हैं, तो उन 3 मिनट में कोशिश करो कि एटलीस्ट मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। और वो कैसे होंगे, जब आप क्वेश्चन पहले पढ़ोगे और आरसी पर बाद में जाओगे। जीए में आपको क्या करना है, जीए में तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड एट द एंड, यही स्ट्रैटेजी है। जो बस क्या कर सकते हो आप, एक जो सजेशन मेरी तरफ से आपको है, जो भी क्वेश्चन आप 100% श्योर हो वो ठीक है, लेकिन जिस भी क्वेश्चन में आप थोड़ा भी अनश्योर हो ना, क्या करो, उसको टिक करो, उसको मार्क फॉर रिव्यू करो बाद के लिए। इवन तो अगर आपको बाद में नहीं मौका मिला तो वो सॉल्व आपका वैसे भी सेव हो जाना है, पर उसको मार्क फॉर रिव्यू करके रखोगे ना, तो आपको एक आइडिया होगा कि कितने क्वेश्चंस में आई एम 100% श्योर एंड कितने क्वेश्चंस में मैंने तुक्का मारा है। तो उससे क्या होता है, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, अब मैं कितने तुक्के मार सकती हूँ, कितने तुक्के मार सकता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ना बस लगता है कि ठीक है ए बी सी डी में से यार थोड़ा बी थोड़ा सी पढ़ा हुआ लग रहा है, तो चलो हमने लगा दिया। लेकिन जब हम बाद में उसको देखने आते हैं तब हमें लगता है कि यार हम तो बहुत सारे क्वेश्चंस में अनश्योर थे, लेकिन अगर आपने टिक कर रखे हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने 10 क्वेश्चंस में तुक्का मारा है, तो अब मैं आगे तुक्का नहीं मारूं। तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड जिससे मैंने बोला आपको बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स, आरबीआई से रिलेटेड, एसबीआई से रिलेटेड न्यूज़, आपकी एमओयूज एंड आपकी जितने जीडीपी रिलेटेड न्यूज़ है उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, वो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। नेक्स्ट इज योर क्वांट। अब अगर आप क्वांट में वीक हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत अच्छी वर्क करने वाली है। सबसे पहले तो आपको पहले देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं करने। तो आपको सबसे पहले जो डीआईज होंगे जो कि अरिथमेटिक बेस्ड है या ऐसे टॉपिक से डीआई है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, उनको आपको नहीं उठाना है। दूसरा, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, फिर पूछते हैं कि क्या स्टेटमेंट अलोन फॉलोज, स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर, वो वाले क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं करने इफ यू आर वीक एट क्वांट। तीसरा कि करना क्या है, अगर मिसलेनियस क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद मिसलेनियस। हो सकता है कि वो भी बहुत मुश्किल हो, ना बने, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। डीआई सर्च करो, ऐसी डीआई जो हो सकता है कि दिखने में थोड़ी डिफिकल्ट है या कैलकुलेटिव है लेकिन कॉन्सेप्ट आसान सा है उसका, ऐसी डीआई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, वो वाली डीआई करो। फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो सिंगल क्वेश्चन होते हैं ना उनको ढूंढो, जैसे कि मान लो कोई प्रोबेबिलिटी का, कोई पार्टनरशिप का, कोई एज का क्वेश्चन हो सकता है, जिससे कई बार तो ऐसा होता है कि आपको 3-4 लाइन का एक इस तरह छोटा सा एक क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया अरिथमेटिक बेस्ड, उसमें कोई सिचुएशन बताई हुई है और उसके बिहाफ पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस, तो वो बहुत ईजी हो जाता है फिर करना कि वो आपका, और आपका कोई ऐसा पसंदीदा वाला टॉपिक आ गया, मान लो प्रोबेबिलिटी आ गया या फिर एज बेस्ड आ गया, पार्टनरशिप आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, तो इस तरह के जितने भी इस तरह के टॉपिक आएंगे उनको आप ढूंढो। मेरा सजेशन अभी भी यही है कि अगर आपका क्वांट वीक है, एक तो ऐसी डीआई ढूंढो जो शायद कैलकुलेटिव हो, लेकिन अगर हो जाए और प्रोबेबिलिटी की कोई डीआई मिल गई तो बहुत ही बढ़िया है। अदरवाइज सिंगल क्वेश्चंस जो होते हैं ना अरिथमेटिक के, उनको ढूंढो, उनको करने की कोशिश करो, और मिसलेनियस क्वेश्चंस, इनसे आपके अगर जितने भी नंबर बन जाते हैं उतना बहुत वेल एंड गुड है, क्योंकि बाकी आप तीनों सेक्शंस जो होंगे, आपके जीए, आपका रीजनिंग एंड आपका इंग्लिश, उसमें आपने अच्छा कर दिया होगा, और अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं है तो आपने क्वांट में, जीए में एंड रीजनिंग में अच्छा कर दिया होगा। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। इस तरह से अपने मेंस में भी इन सारी चीज़ों को लगाओ और उसके बाद बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आके कि आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड कोई डाउट्स हैं, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मुझे बताओ, अदरवाइज टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो भी आपको क्वेरीज आते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आपको जो अगर कुछ पीडीएफ्स चाहिए, कोई आपको वो मटेरियल चाहिए जिससे आप पढ़ना चाहते हो, तो वो हमें टेलीग्राम पर आप बता सकते हो, @KS Bankers, चाहे टेलीग्राम पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, और चाहे यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको मैं मिल जाऊंगी। सो याद रखें @KS Bankers, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।